आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है गुणनखंड। पहला क्वेश्चन है इसका, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं यहाँ पर कि गुणनखंड के बारे में हमें जो छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि गुणनखंड क्या है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड की अगर हम बात करते हैं तो 12 के अगर हम गुणनखंड बनाते हैं तो 1 2 3 4 6 12 ये इसके गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है, जैसे 12 के यदि हमने गुणनखंड पता करने हैं तो जिस भी पहाड़े पर 12 आता है वो सब इसके गुणनखंड है। जैसे 1 के पहाड़े पर 12 आता है 12 नंबर पर, 2 के पहाड़े पर 12 आएगा 6 नंबर पर, 3 के पहाड़े पर 12 आएगा 4 नंबर पर। तो इस तरह 4 के पहाड़े पर भी 12 आ जाता है, 6 के पहाड़े पर भी आ जाता है और 12 के पहाड़े पर भी आ जाता है। तो ये जो सारे संख्याएं हैं ये क्या है, 12 के गुणनखंड है, अंक और एक संख्या। और इसी तरह से 30 के गुणनखंड की अगर हम बात करें 1 2 3 5 6 10 15 30 ये भी 30 के गुणनखंड है। और इसी तरह से अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जैसे 5xy एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर हम इसके गुणनखंड बनाएं तो क्या बनेंगे, 5x और y, ये तीन क्या हो गए 5xy के गुणनखंड। और इसी तरह से अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3 6 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जिसके और टुकड़े ही ना हो सके वो इसके गुणनखंड है। अभाज्य यानी कि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। जैसे 2 के भी आगे 2 किसी से भाग नहीं होता, 3 भी किसी से भाग नहीं होता। तो अगर हम कहें कि 6 के अभाज्य गुणनखंड बताएं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 3। इसी तरह अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम अभाज्य गुणनखंड की बजाय अखंडनीय रूप बोलते हैं। यानी कि 5xy के अखंडनीय रूप जो है वो बनेगा 5x और y। यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड की चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे 14.1 के तो उसमें हम ये चीज़ें जो है हमारे काम आएंगी। तो आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला भाग क्या था, 12x और 36। सबसे पहले हम 12x के हम गुणनखंड बना लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अभी मैंने बताया था ना अभाज्य गुणनखंड कैसे बनते हैं। तो 12x के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x। इसी तरह से 36 के हम गुणनखंड बनाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर आपको गुणनखंड बनाने में समस्या आ रही हो तो आप इसका लघुत्तम भी ले सकते हैं। जैसे 12 को अगर हम लघुत्तम लें तो सबसे पहले ये 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 के पहाड़े पे जाएगा 6, 2 तिये 6, फिर 3 के पहाड़े पे जाएगा 3 एकम 3। तो यानी कि 12 के टुकड़े क्या बने, 2 2 और 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। और साथ में हमारे पास ये चर लिखा हुआ x वो हमने साथ में ही लिखना है। इसी तरह 36 के यदि हमने गुणनखंड बनाने हैं तो 36 के गुणनखंड भी हम लघुत्तम लेके बना सकते हैं, एलसीएम लेके। 2 के पहाड़े पर 36 को भाग करेंगे तो 18 दूना 36, 18 नंबर पे आया। फिर हम 2 के पहाड़े पे इसको भाग करेंगे तो 9 पे जाएगा। फिर उसका 9 जो है वो 2 के पहाड़े पर तो जाता नहीं है, तो 9 जो है वो किस पहाड़े पे जाएगा, 3 के पहाड़े पे, यानी कि 3 तिये 9। नेक्स्ट 3 भी 3 के पहाड़े पे जाएगा, 3 एकम 3। तो 36 के गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जो एक है जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि हम एक को भी गुणनखंड के रूप में ही लिख लेते हैं, लेकिन अब जो है हमने एक को तभी लिखना है जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े, वरना एक को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने पता क्या करना है, सार्व गुणनखंड। अब सार्व गुणनखंड, सार्व का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जिसके हम सार्व गुणनखंड निकाल रहे हैं जो उनमें कॉमन है, जो कॉमन गुणनखंड है वही सार्व गुणनखंड होगा। जैसे 12x के हमने गुणनखंड बना लिए ये, और 36 के गुणनखंड बना लिए हमने ये। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जैसे 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये वाला 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ है तो यहाँ पर भी है, x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ये 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि ये x भी कॉमन नहीं है और 3 भी कॉमन नहीं है, ये सार्व नहीं है। ये जो चीज़ कॉमन है, कॉमन सार्व हम कहते हैं कॉमन को, यानी कि जो दोनों में हो वो कॉमन है। तो इसके अंदर 12x और 36 का जो सार्व गुणनखंड है वो क्या बना, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 तिये 12।
तो 12x और 36 का जो सार्व गुणनखंड है वो बना 12। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2y और 22xy। 2y के गुणनखंड क्या बने 2 गुणा y, और 22xy के गुणनखंड बने 2 गुणा 11 गुणा x गुणा y। 22 का अगर हम 2 का अगर हम यहाँ पर लघुत्तम ले, एलसीएम ले, तो क्या बना 2 एकम 2। इसी तरह से अगर हम 22 का लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा 2 गुणा 11 22, यानी कि 2 के पहाड़े पे 22 कितने नंबर पे जाएगा 11 नंबर पे जाएगा। और 11 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो वो सिर्फ 11 के पहाड़े पे जाएगी, यानी कि 11 एकम 11। तो इसलिए 22 के गुणनखंड बने 2 गुणा 11 और x और y के बन गए x गुणा y। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यानी कि सार्व गुणनखंड, जो 2y के जो गुणनखंड है और जो 22xy के जो गुणनखंड है, उन दोनों में सार्व क्या है, सार्व है यहाँ पे हमारे पास ये 2 है जो दोनों में है, यानी कि 2 कॉमन हो गया। और साथ में ये y 2y का भी गुणनखंड है और 22xy का भी गुणनखंड है, यानी कि 2 और y 2y के भी गुणनखंड है और 22xy के भी गुणनखंड है। तो यहाँ पर दोनों के सार्व गुणनखंड क्या बने 2 गुणा y। जब गुणा करेंगे तो क्या बना ये 2y। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा 14pq और 28p²q²। अब यहाँ पे 14pq के हम गुणनखंड बनाएं तो 14 के सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 के पहाड़े पे 14 7 नंबर पे गया और 7 के पहाड़े पर ही 7 1 नंबर पे जाएगा, यानी कि 14 के जो गुणनखंड बन गए वो बन गए 2 गुणा 7 और p और q के बन गए p गुणा q। इसी तरह अगर हमने 28 के गुणनखंड बनाने हैं तो 28 का एलसीएम ले लेंगे हम। पहले 2 के पहाड़े, सबसे पहले हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं हमेशा एलसीएम लेना। तो 2 के पहाड़े पे देखेंगे, 2 के पहाड़े पे 28 कितने पे जाएगा 2 एकम 2 2 चौके 8 यानी कि 14 नंबर पे। फिर 14 जो है फिर 2 के पहाड़े पे भाग हो जाएगा, 2 सत्ते 14। 7 जो है एक अभाज्य संख्या जो सिर्फ 7 के पहाड़े पे भाग होगी, यानी कि 7 एकम 7। तो 28 के हमारे पास गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 7 और p² यानी कि p जो है यहाँ पे 2 बार गुणा हो रहा है, जिसकी भी शक्ति 2 होगी इसका मतलब वो संख्या या वो अंक जो है वो 2 से 2 बार गुणा होगा। p² मतलब p गुणा p। इसी तरह q² है तो q गुणा q बन गया। अब हमने क्या निकालना है, दोनों का सार गुणनखंड। सबसे पहले अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, दोनों के गुणनखंडों में क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे 14pq में 2 है तो 2 जो है वो इसका भी गुणनखंड है 28p² का। इसी तरह से यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ p है तो यहाँ भी p है, यहाँ एक q है तो यहाँ भी एक q है। तो यानी कि हमारे पास जो है सारा गुणनखंड क्या बना 2 गुणा 7 और गुणा p गुणा q। ये 2 जो था वो यहाँ था, लेकिन 14pq का गुणनखंड नहीं था इसलिए उसको हमने नहीं लिखा। इसी तरह p जो था वो 28p²q² का गुणनखंड था, लेकिन इसका नहीं था, वो भी नहीं लिखा। और ये जो q है वो भी सिर्फ 28p²q² का ही गुणनखंड था, इसका नहीं था, इसलिए इसको भी हमने नहीं लिखा। एक p और एक q ही दोनों में कॉमन था इसलिए वो लिखा गया है। तो सारे गुणनखंड क्या बन गए 2 गुणा 7 गुणा p गुणा q, यानी कि 2 सत्ते 14 p q। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, 2x 3x और 4। सेम उसी तरह से ही 2x के गुणनखंड बनाएंगे, 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 एकम 2 ही बनेगा और इसी तरह ये गुणा x हो गया। ठीक इसी तरह से 3x², 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 सिर्फ 3 के पहाड़े पे जाएगी, 3 एकम 3। लघुत्तम अगर हम लेंगे, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 3 एकम 3 पे ही जाएगा, यानी कि 3 के गुणनखंड 3 गुणा 1 ही बना। और x² का बन गया x गुणा x और 4 का 2 गुणा 2। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। अगर 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3x² का कोई भी गुणनखंड 2 नहीं है। 4 के गुणनखंड में 2 है, लेकिन हमने सार गुणनखंड निकालना है, यानी कि जो तीनों का ही गुणनखंड हो। अब तीनों के गुणनखंड में देखो 2 जो है वो सब में नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है किसी और में, ना इसमें है ना ही इसमें है। x अगर इसका एक गुणनखंड है 2x का, 3x² का भी है एक गुणनखंड, लेकिन 4 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो।
तो इसलिए हमें यहाँ पर एक की ज़रूरत थी, इसलिए हमने एक को यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लिखा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक को ज़रूरत पड़ने पर ही हमने गुणनखंड के रूप में लिखना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कुछ और कॉमन नहीं था, तो जो एक गुणनखंड था हमने यहाँ पर एक को ही लिख लिया, क्योंकि एक से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या वही रह जाती है। तो इसलिए जैसे 3 का गुणनखंड था 3 एकम 3, तो 3 गुणा 1 लिख दिया। इसी तरह से 2 का अगर हम गुणनखंड लघुत्तम लेते हैं हम, तो 2 एकम 2 यानी कि 2 गुणा 1 बन गया। और 4 का जब हम लघुत्तम ले रहे हैं, तो अगर हम 4 का लघुत्तम लेते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि एक जो है वो तीनों में ही कॉमन होगा। तो इसलिए हमने एक को यहाँ पर, हमारी ज़रूरत थी यहाँ पर एक को लिखना, इसलिए हमने यहाँ पर एक लिखा। तो और कुछ भी जो है यहाँ पर कॉमन नहीं था सिवाय एक के, तो इसका मतलब सार गुणनखंड बना एक। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, जो है हमारे पास 6 ABC 24 AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर B। अब यहाँ पे 6 के गुणनखंड निकालते हैं हम। देखो 6 है यहाँ पर, इसका हम लोग उत्तम लेंगे, 2 के पहाड़े पे जाएगा 2 तिया 6, 3 एक भाज्य संख्या तो सिर्फ 3 के पहाड़े पे जाएगी, 3 एकम 3, तो यानी कि 6 के गुणनखंड बन गए 2 गुणा 3। नेक्स्ट है ABC, तो ये गुणनखंड बन गए चर का A गुणा B गुणा C, यानी कि इनका जो है, अब यहाँ पर हमने इसको लिखा है ABC को A गुणा B गुणा C। 24 AB स्क्वायर में हमने 24 का अगर हम लोग उत्तम लेते हैं, 2 के पहाड़े पे जाएगा 12 दूना 24, फिर 2 के पहाड़े पे जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 के पहाड़े पे जाएगा 2 तिया 6, 3 यहाँ पे अभाज्य संख्या है तो 3 के ही पहाड़े पे जाएगी, 3 एकम 3। तो 24 का हमने गुणनखंड लिख लिए, 2 1 2 3, 3 बार आया 2, 1 2 3 बार हमने 2 को लिखा, फिर 3 आ गया, फिर A लिखा हमने, B के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब B को 2 बार लिखना है हमने, 2 बार गुणा करने पे ही B स्क्वायर बनता है। फिर नेक्स्ट है 12, 12 का हम लोग उत्तम लेंगे, यहाँ पर 2 के पहाड़े पे जाएगा 6 नंबर पे, फिर 2 के पहाड़े पे जाएगा 3 नंबर पे, फिर 3 एक भाज्य संख्या है तो 3 के पहाड़े पे जाएगी 3 एकम 3, यानी कि 12 के जो टुकड़े बन गए वो बन गए 2 गुणा 3, और A स्क्वायर जो है वो A गुणा A बन गया, और B लिख दिया हमने क्योंकि यहाँ पे B सिंगल एक ही था तो इसलिए एक ही लिखा गया यहाँ पर। अब तीनों में क्या जो है सार भाई यानी कि कॉमन है, देखो 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक इसी तरह से 3 यहाँ है और यहाँ भी, यानी कि 2 और 3 जो तीनों का ही गुणनखंड बन रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, A देखो यहाँ है, पहले इसका भी गुणनखंड है 6 ABC का भी, और इसका गुणनखंड भी A है, और नेक्स्ट इसका गुणनखंड भी A है। फिर चलते हैं, देखो B है, B इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, लेकिन C जो है सिवाय 6 ABC के किसी और का गुणनखंड नहीं है। तो हमें चाहिए सार गुणनखंड, तो इन तीनों का सार गुणनखंड क्या बना, 2 3 A B, बाकी कुछ और कॉमन नहीं है, तो गुणा करने पे क्या बना 2 तिया 6 A B। तो यहाँ पे हमारा 5th पार्ट जो है ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट, 16x3 माइनस 4x स्क्वायर 32x। यहाँ देखिए 16x क्यूब है, 16 के हम गुणनखंड बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड 16 के। 2 के पहाड़े पे जाएगा सबसे पहले, 2 अट्ठे 16, फिर 2 के पहाड़े पे गया 2 चौके 8, फिर 2 के पहाड़े पे गया 2 दूनी 4, फिर 2 के पहाड़े पर गया 2 एकम 2। तो 16 के गुणनखंड बन गए 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख दिया हमने। x क्यूब है यानी कि x को 3 बार गुणा किया जा रहा है यहाँ पे, x गुणा x। नेक्स्ट जो है 4x, उसके 4 के गुणनखंड बने हमारे पास 2 दूनी 4 यानी कि 2 गुणा 2, और x स्क्वायर के बने x गुणा x। अब यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का चिन्ह जो है यहाँ पे लगा हुआ है 4 के आगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे -1, क्योंकि माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो माइनस के 1 से यदि हम 4 को गुणा करेंगे तभी वो -4 बनेगा। तो इसलिए माइनस को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे -1 से गुणा किया है, -1, 4 के टुकड़े बन गए 2 दूनी 4, और x स्क्वायर के बन गए x गुना x। इसी तरह से 32 के हम गुणनखंड बनाएंगे। फिर भैया भाज्य गुणनखंडन विधि लेंगे हम, 2 के पहाड़े पे 16 दूना 32,
फिर 8 दूनी 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और ये बन गया 2 एकम 2। तो 32 के बन गए यहाँ पे गुणनखंड। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और साथ में ये एक्स भी था। अब सार्व क्या है सब में, देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 2, एक और 2 वो भी है, यहाँ पर भी है। नेक्स्ट देखिए बाकी अब इसमें कोई 2 नहीं है, यानी कि 2 जो है अब सारा गुणनखंड नहीं निकलेगा। अब नेक्स्ट क्या निकला, एक एक्स और एक एक्स। अब यहाँ पे एक एक्स के अलावा कोई और एक्स है नहीं, तो इसका मतलब सार्व एक्स जो है वो सार्व गुणनखंड नहीं हो सकता। तो सार्व गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा एक्स। तो क्या बन गया ये 2 दूनी 4 एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास सार्व गुणनखंड बन गया। देखिए सार्व गुणनखंड क्या बना यहाँ पर, जो तीनों में है, यानी कि ये 2 गुणा एक्स, 2 दूनी 4 एक्स। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² y³ 10x³ y²। तीन के गुणनखंड बनाएंगे तो 3 एकम 3 यानी कि 3 का भाज्य संख्या है, तो 3 के गुणनखंड रह गया 3। x² के बन गए x गुना x, y³ के बन गए y गुना y गुना y। नेक्स्ट चलते हैं हम 10x³ y² के ऊपर। 10 के अगर हम लोग उत्तम लेखी गुणनखंड बनाते हैं तो क्या बनेगा, 2 के पहाड़े पर जाएगा सबसे पहले 2 पंजे 10, फिर 5 के पहाड़े पर 5 एकम 5। तो 10 के टुकड़े बन गए 2 गुना 5 और x³ यानी कि x को 3 बार लिखा हमने, y² यानी कि y को हमने 2 बार गुणा किया। फिर आगे इससे एक और व्यंजक हमें दे रखा है 6x² y² z। 6 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा 3 6, x² क्या हो गया x गुना x, y² का बना y गुना y और एक z है। अब सारे गुणनखंड निकालने के लिए हम देखेंगे कॉमन क्या है यहाँ पर। देखिए 3 यहाँ है लेकिन इस यहाँ पर नहीं है 3। 10x³ y² का कोई भी गुणनखंड 3 नहीं है और यहाँ है 3, लेकिन जब यहाँ है नहीं तो इसका मतलब 3 जो है वो सारा गुणनखंड नहीं निकल सकता। ठीक इसी तरह से 2 और 5, 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो ये भी सार्व नहीं हो सकता। 5 यहाँ है लेकिन ना यहाँ है और ना ही यहाँ है तो ये भी सार्व नहीं हो सकता। तो यानी कि कोई भी जो अंक है वो तो सार्व गुणनखंड है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए x यहाँ है और यहाँ पर भी, यानी कि तीनों का ही जो सार्व जो एक गुणनखंड है हमारे पास वो हमें क्या मिला है x। नेक्स्ट देखिए x जो है एक और x है जो तीनों में ही दिखाई दे रहा है हमें, एक यहाँ है और एक यहाँ पर भी है। फिर चलते हैं आगे, x तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब x और कोई गुणनखंड हो नहीं सकता सार्व। तो नेक्स्ट चलता है y के ऊपर। y देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके बाद एक और y हमें दिखाई दे रहा है जो कॉमन है, यहाँ है और यहाँ पर भी है। ठीक है, अब y यहाँ पे एक बस लास्ट y था और कोई y है नहीं यहाँ, यानी कि y भी और नहीं है कॉमन। z यहाँ है लेकिन ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है, तो z भी कॉमन नहीं है। तो सार्व गुणनखंड क्या बनेगा अब हमारे पास, x गुना y गुना y, x गुना x गुना y गुना y। तो x गुना x यानी कि 2x है तो x² लिख सकते हैं हम इसको, y गुना y 2y गुना हो रहे हैं तो y² लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि x² y² जो है वो यहाँ पे सार्व गुणनखंड बने। नेक्स्ट हमारे पर लास्ट पार्ट है इसका 10pq 20qr 30rp। 10pq 10 के हमने टुकड़े किए 2 पंजे 10, 2 गुना 5 p गुना q। ठीक इसी तरह 20 के बन गए 2 दूनी 4 पंजे 20, QR को लिखा हमने q गुना r। 30 के आगे बन गए गुणनखंड 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, 6 पंजे 30 और ये r गुना p। अब सार गुणनखंड निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। 2 ये तीनों में है, तीनों का ही गुणनखंड 2 भी है, 5 भी है, तीनों का ही है, लेकिन 3 नहीं है। 3 सिर्फ इसी का गुणनखंड है और किसी का भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, p देखिए इसका गुणनखंड है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। p जो भी सार गुणनखंड होगा वो तीनों में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर p नहीं है तो इसका मतलब p जो है वो सार गुणनखंड नहीं है। q देखिए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो इसका मतलब q भी सार गुणनखंड नहीं है।
आर भी नहीं है क्योंकि आर इन दोनों में है, यहाँ नहीं है, तो आर भी सार्व गुणनखंड नहीं बना। तो हमारे पास सार्व गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 5, यानी कि सार्व गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 यानी कि 10। यहाँ हमारा जो है पहला भाग हुआ समाप्त।